हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज तो सबसे पहले जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो एक बार फिर से आर्ट एंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों वीडियो आज जैसे कि आपका चैनल है तो फिर से स्टार्ट होने वाला है। तो आप सब लोग वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा और टॉपिक का आनंद लें। कक्षा 12 वालों के लिए आज का जो टॉपिक है, हम जानते हैं कि थोड़ा सा लेट है, लेकिन लेट है तो क्या हुआ, आप रिवाइज कर सकते हैं, यानी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है कूलॉम का नियम। तो कूलॉम के नियम को हम लोग एकदम बारीक से देखेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझाया जाए। डिपेंड ये करता है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो आप सब लोग मन लगा के क्लास का आनंद ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों कूलॉम का नियम देखिए। दोस्तों कूलॉम के नियम को समझाने के लिए सबसे पहले अगर हम कुछ एग्जाम्पल, जैसे हम लोग को कुछ समझाना होता है ना, तो कुछ एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देने के बाद बच्चों को कोई चीज़ समझाई जाए, किताबी ज्ञान दिया जाए, तो ज़्यादा तरीके से एग्जाम होता है बच्चों के बीच। ठीक है। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे कूलॉम के नियम का। तो कूलॉम के नियम को समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे हम सबसे पहले न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम देख लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमको बहुत जल्दी तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों पहले आवेश के बारे में बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसे हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले आवेश। तो आवेश के बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आवेश के बारे में नहीं जानेंगे तो ये क्या होगा कि थोड़ा सी नाइंसाफ़ी होगी, मतलब हम फिर चीज़ों को समझने में सक्षम नहीं होंगे। और आवेश कोई नई चीज़ नहीं है, ये हम बहुत दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है। तो आवेश को जानने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि आवेश जो होता है, सिंपल सी भाषा है इसके कि आवेश जिसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव का आप अनुभव कर सकते हैं, मतलब एहसास कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, वही क्या होता है, आवेश होता है। तो आवेश ये होता है। आवेश के कुछ इम्पोर्टेंस ज़रूरतें हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंस है कि आवेश जो होता है, आप देखेंगे यहाँ पे कि जो समान आवेश होंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है। ये सब समझने वाली चीज़ है, प्रतिकर्षित करेंगे। और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये बात आप याद रखिए, आकर्षण और प्रतिकर्षण। ठीक है। तो इस सबसे जरूरी बात यही होती है आवेश में। आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि दोस्तों हमने न्यूटन लॉ, हमें गुरुत्वाकर्षण का लॉ देखना है, तो अगर हम इसको देख लेते हैं तो बहुत आसान होता है, क्योंकि हम 9 और 10 में 11 में पढ़ चुके हैं जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम बताएगा। अगर देखा जाए दोस्तों, दो वस्तुएं होती हैं और दो वस्तुएं, एक का मान लिया जाए द्रव्यमान m1 है और दूसरे का द्रव्यमान m2 है। अगर इनके बीच की दूरी r है तो m1 और m2 के बीच की दूरी r है, और m1 m2 एक दूसरे पे क्या होता है, बल लगाते हैं, यानी या तो आकर्षित करेंगे या तो प्रतिकर्षित। ठीक है। तो प्रतिकर्षित तो इसमें आवेश में जैसे होता है, इसका गुण होता है, और दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे को आकर्षित करें। तो आकर्षित करेंगे तो इनके बीच एक क्या करेगा, बल कार्य करेगा। ठीक है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। ठीक है। तो इनके बीच एक बल कार्य करेगा और इसे हम लोग कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच में। तो न्यूटन का जो लॉ ये कहता है कि दो वस्तुओं के बीच में जब कोई बल कार्य करता है, यानी वस्तुएं r दूरी पर रखी होती हैं, तो क्या करते हैं कि जो बल है और वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के, मतलब दो वस्तुओं के बीच या दो पिंडों के बीच, दो कणों के बीच
ये नियम हर जगह लागू होता है क्योंकि ये सार्वत्रिक है। समझ में आई बात, ये सार्वत्रिक है। तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया है, तो बोला गया है कि वस्तुओं के बीच लगने वाला बल और वस्तुओं के द्रव्यमान के या गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम इसको मानेंगे इक्वेशन 1। और यहाँ पे फिर आगे क्या कहता है न्यूटन का नियम कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो बल है वो और वस्तुओं के बीच की दूरी जो r है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समीकरण क्या हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा। तो बेटा समीकरण 1 और 2 से अगर देखेंगे, इक्वेशन 1 व 2 से देखेंगे तो ए प्रोपोर्शनल m1 m2 बटे r स्क्वायर ये हो जाता है। बात समझ में आया? ठीक है, ये हो जाता है हमारा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, यानी हम इसे कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच में किस प्रकार से कार्यरत है। इसी प्रकार यह नियम सेम टू सेम आवेश पर भी लागू होता है। ठीक है, तो इस नियम को किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। ठीक है, तो न्यूटन ने दिया था। इधर हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम, तो इस नियम को कूलाम ने दिया था। जैसे न्यूटन ने दिया वैसे कूलाम ने दिया। ठीक है ना, कूलाम ने यह कहा कि दो आवेश होंगे, ठीक है, Q1 Q2, दो आवेश होंगे और दो आवेशों के बीच की दूरी अगर हम क्या मानते हैं, r मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी r है, इन आवेशों के बीच की दूरी r है, तो इनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, r है तो इनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। इस आकर्षण बल का नाम अगर हम F दे दें, ठीक है, वो माध्यम पे डिपेंड करता है कि आकर्षण बल किस माध्यम में लगा है, किस माध्यम में ये आवेश रखे गए हैं। इसी को हम लोग नाम देते हैं स्थिर विद्युत बल। इसी को हम लोग नाम देते हैं स्थिर विद्युत बल कहते हैं, स्थिर विद्युत बल कहते हैं। मतलब इसी जो फोर्स लग रहा है इन आवेशों के बीच। अब ये जरूरी नहीं है कि आवेश क्या होंगे, प्लस माइनस में होंगे या माइनस प्लस में होंगे या प्लस प्लस में होंगे, ये जरूरी नहीं, ये डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि भाई आवेश प्रतिकर्षित भी करते हैं और आकर्षित भी करते हैं। ये चीज जरूरी ध्यान में रखना। ये डिपेंड नहीं करता है ये प्लस का होगा ये माइनस का होगा, क्योंकि भाई प्लस और माइनस क्या होंगे, आपस में आकर्षित करते हैं तब भी बल कार्य करता है। जब आवेश एक दूसरे को कर्षित करते हैं तब भी बल कार्य करता है, और आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तब भी बल कार्य करता है, यानी हर हाल में बल कार्य करता है। तो कूलाम का नियम ये कहता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल का नाम इसलिए दिया गया है कि ये आवेश स्थिर रखे गए हैं। बात समझ में आई? ठीक, ये आवेश स्थिर रखे गए हैं और स्थिर वैद्युत बल कहेंगे। तो बोला है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। आवेशों के गुणनफल के इनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल के समानुपाती होगा। और दूसरा पॉइंट कहता है कि इन आवेशों के मध्य जो दूरी होगी, बीच की दूरी होगी, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जो फोर्स होगा इसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये बात को आप ध्यान रखिए। अब हम लिखेंगे कि इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 2, ठीक है ना, 1 और 2 से। तो भाई देखो F
प्रपोर्शनल Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ प्रपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो डायरेक्ट नियतांक लग जाता है। नियतांक हमारा K है बटे आर स्क्वायर। तो ये हो जाता है हमारा न्यूटन का कूलाम के नियम का सूत्र। ठीक है, तो क्या क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, के जो है कांस्टेंट वैल्यू है। तो के कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हम देख सकते हैं, के का जो मान होता है यानी कूलाम के नियम में बताया गया है कि इसका जो मान रख सकते हैं हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हम रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम यहाँ पे रख देते हैं इस चीज को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 Q2 बटे आर स्क्वायर, तो यही हो जाता है भाई कूलाम का नियम। बात समझ में आया? एकदम अच्छे तरीके से मक्खन। ठीक, अब देखो के बराबर इतना है तो भाई ये एप्सिलॉन क्या है? इसे कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट कहेंगे इसे। ठीक है, तो ये क्या कहता है? ये है निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता, ये अच्छी तरह समझ गए होंगे कि निर्वात की वैद्युतशीलता है एप्सिलॉन, जबकि इसका मान होता है एप्सिलॉन बराबर 8.85 × 10⁻⁻12 ये इसका मान होता है। ठीक है, तो आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। तो दोस्तों ये जो एप्सिलॉन है इसे हम कहते हैं कि निर्वात में इसका प्रभाव कैसा होगा, हम जो के का जो कांस्टेंट वैल्यू है निर्वात में इसका प्रभाव कैसा होगा, ये इस चीज को व्यक्त करता है कि निर्वात में एप्सिलॉन इसका किस माध्यम में है और क्या प्रभाव होगा। ठीक है, तो ये होता है निर्वात में प्रभाव को बताता है, किस तरह का प्रभाव है। ठीक है, किसी माध्यम में हो सकता है, हवा में हो सकता है, किसी भी चीज में हो सकता है। ठीक, पानी में हो सकता है। तो इस चीज को आप समझ लीजिए। तो 4 पाई अगर हम आगे देखें तो 3.14 पाई का मान, एप्सिलॉन का मान रखें 4 पाई। दोस्तों इस चीज को हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 9 × 10⁹ के बराबर, यानी कि इतने का जो मान है वो 9 × 10⁹ के बराबर है। ये बात आपको समझना पड़ेगा, इसीलिए ये याद रहे चाहे न रहे, लेकिन ये चीज़ याद रहना चाहिए, वरना आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ में आया? चलिए, ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात हम आगे आई। तो अगर मैं मात्रक की बात करूँ यहाँ से, F बराबर हमने क्या निकाला? KQ12 बटे आर स्क्वायर। अगर K बराबर निकालें तो ये आर स्क्वायर उधर जाएगा, Q1 Q2। इसके SI मात्रक की बात कर लिया जाए भाई, यही K की SI मात्रक के बारे में बात कर ली जाए। SI मात्रक देखिए, F का मात्रक न्यूटन, M आर स्क्वायर, आर कोई दूरी है, M स्क्वायर मीटर, Q1 Q2 यानी कूलाम होता है आवेश का मात्रक। तो दो आवेश है तो Qn स्क्वायर। ठीक है, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, किताबों में मेरे ऐसा मिलेगा लिखा हुआ। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। उसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण वाले में होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। बात समझ में आया? ये हुआ इसका SI मात्रक। चलो इसी के जरिए इसका CGS मात्रक देख लेते हैं। तो CGS मात्रक दोस्तों हम लोग देखेंगे
के बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो भाई सीजीएस मात्रक देखने के लिए थोड़ा सा निर्देश पॉइंट, थोड़ा जानकारी कुछ ले लिया जाए, ठीक है। तो 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम, ठीक है। इतना स्टेट कूलाम होता है। तो ये बात आपको समझ में आया, तो रख लीजिए भाई इसी में क्या रख लें, 9 × 10⁹ यानी इसकी जगह, और न्यूटन की जगह क्या रख लें, न्यूटन की जगह, और न्यूटन की जगह हम लोग सकते 10 का पावर 5 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, 100 का स्क्वायर, और कूलाम, तो कूलाम वाले का स्क्वायर कर दीजिए भाई, स्टेट कूलाम। ये सब काट पीट के एक हो जाएगा, तो इसका मात्रक जो हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति स्टेट कूलाम का स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका सीजीएस मात्रक, ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। ये सब कट पीट के एक हो जाएगा, तो इस तरह से इसका मात्रक सीजीएस ये हो जाएगा। चलिए ये निर्भर करता है, अगर हम देखा जाए तो एप्सिलॉन यानी कि अगर हम निर्वात बोल सकते हैं, हवम भी सोच सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों वो बल कहाँ लग रहा था, किस माध्यम में रहा, आवेश किस माध्यम में रखे गए थे। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे हवा या निर्वात में हम किसी चीज़ पे ऐसे जोर से थक कर मारते हैं, तो हमारा हाथ जो है बहुत तेज़ी से बल लगाता है इधर, ठीक है, बहुत तेज़ी से जाता है। और उसी चीज़ को हम अपने हाथ को अगर पानी में किसी चीज़ को मारते हैं तब बल लगाते हैं, तो धीरे धीरे जाता है, ठीक है, तो धीरे धीरे जाता है। तो समझ में आया कि माध्यम पे भी निर्भर कर सकता है वो बल, तो माध्यम भी जरूरी है, इसीलिए के का मान हम माध्यम में देखते हैं। माध्यम पे किस प्रकार निर्भर हो, तो हवा और निर्वात में हम पढ़ चुके हैं के बराबर 1/4 पाई ε0। जब हवा और निर्वात में होगा तो ε0 होगा, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं के का मान ये हो जाएगा। तो बल का मान क्या हो जाएगा, एयर कह सकते हैं ना, या निर्वात, वैक्यूम लिख सकते हैं। ये एज इट इज उसी तरह लिखा रहेगा, सेम टू सेम वैसे ही लिखा रहेगा। इसको समीकरण 1 मान लो। मान लीजिए किसी माध्यम में रखा है, तो ये जहां पे माध्यम लेंगे, अगर कोई माध्यम में है तो माध्यम में ये हो जाएगा, इसमें बल का मान क्या हो जाएगा Fm, यानी माध्यम में है ना, तो 4 पाई EM, इसको एज इट इज लिख देंगे, जैसे लिखा था वैसे लिख देंगे। समीकरण 2 1 और 2 से यानी भाग लगा दीजिए, तो हो जाएगा Fm बराबर, दोस्तों यहां से देख लेना क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा कुछ 4 पाई ε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर गुणे, तो ये सब ऊपर चला जाएगा, वो सब नीचे, ये ऊपर जाएगा और ये सब नीचे,
और 4 पाई EM ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 पाई कैंसिल, ये सब एक दूसरे से कैंसिल, बचा क्या EM बटे एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे हम लिख सकते हैं FM बराबर EM बटे एप्सिलॉन, और इसी के अनुपात को हम लोग कहते हैं ER। ER क्या है? अपेक्षिक चुंबकशीलता। क्या है? अपेक्षिक चुंबकशीलता। समझ में आया? अपेक्षिक चुंबकशीलता इसे बोलते हैं, यानी इसके अनुपात के। तो ये क्या है? माध्यम में वैद्युतशीलता है और ये निर्वात में वैद्युतशीलता है, यानी कि दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? अपेक्षिक वैद्युतशीलता। ठीक है, अपेक्षिक वैद्युतशीलता। ये बात समझ में आया होगा। आई होप कि दोस्तों सबको समझ में आया होगा। तो ER बराबर हम लिख सकते हैं FAR बटे FM। ठीक है, ये बात सबको आप समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हम आपसे ये बोल रहे हैं कि हम एक डेरिवेशन का आपको फिजिक्स का सब क्लास वाइज एक लगातार पढ़ाएंगे अब, और जो एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, और क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर करवाएंगे। ठीक है, तो आप सब इसी तरह बने रहिएगा, तभी आपको कुछ न कुछ फ़ायदा मिल पाएगा। तो दोस्तों ER का मान 1 हो सकता है, यानी अगर माध्यम समान हो जाए तो ER का मान 1 हो सकता है। मतलब कि जैसे ये भी निर्वात में, ये भी निर्वात में, तो भाई क्या हो जाए? ER का मान 1 हो सकता है, यानी कि जब माध्यम समान हो जाए। इसे हम कहेंगे, अगर वायु में होगा तो इस प्रकार से हो जाएगा ER का मान। ER का मान अनंत कब होगा? यानी कि जो माध्यम होगा वो क्या हो जाएगा? अगर धातु हो जाएगी माध्यम तो वो हो जाएगा ER का मान, मतलब अपेक्षिक वैद्युतशीलता अनंत हो जाएगी, और ER का मान 81 जल में होता है। ठीक है, तो ये है आपका जानकारी के लिए। तो दोस्तों आज हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी से अच्छे तरीके से ये डेरिवेशन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये तो एकदम कॉमन सा है। आपका जो आगे आने वाला डेरिवेशन है सबको एक एक पूरा करवाएंगे। बस आप इसी तरह वीडियो में बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।